नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग मंडी परिषद परीक्षा के लिए कुछ संभावित प्रश्न है। ये अलग से मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इनका लेवल काफ़ी हाई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है निम्नलिखित में से किसके लिए आरंभ की गई है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इसका जो राइट आंसर ये है, देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों जनधन योजना की शुरुआत की गई है। तो जैसा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जनधन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 15 अगस्त 2014 को हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना यानी कि PMJZY, ठीक है ना, फुल फॉर्म इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी घोषणा की थी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को अपना जो है बैंक में खाता खोलना होता है। ठीक है ना, जिसके तहत क्या है, हर परिवार के सदस्य को जो है बैंक में अपना एक खाता खोलना होता है और इस खाते के जरिए ही उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना देश में वित्तीय समायोजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से घोषित की गई थी और घोषणा के अनुरूप 28 अगस्त 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इस योजना का आरंभ किया गया और इसके साथ ही पूरे देश में 20 मुख्यमंत्रियों ने इसकी एक साथ शुरुआत की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और योजना के प्रारंभ में ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है, 1.5 करोड़ जो है यहाँ पर बैंक में खाते खोले गए थे शुरुआत के टाइम में ही। तो इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यह है आपका देश में वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। फिलहाल इसमें जो है केवल पहला वाला ही कथन सही है कि इसने जो है केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्यों से मिलने वाला जो हिस्सा था 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। ओके, तो वित्त आयोग ने जो केंद्रीय करों का जो प्राप्त किया था राजस्व में से, तो उसको जो है 42% भाग जो है राज्यों को देने की यहाँ पर सिफारिश की थी। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में समाचारों में आई जो है फोर्टालेजा उद्घोषणा यानी कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किनके जो है मामलों से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों के संबंधित है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आपका आंसर है ये है ब्रिक्स से। ठीक है, इसका राइट आंसर ब्रिक्स। तो फोर्टालेजा उद्घोषणा का संबंध जो है ये आप लोग का 5 देशों के समूह ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, आई से इंडिया, सी फॉर चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो ब्रिक्स का छठा शिखर सम्मेलन हुआ था ये 15 से 16 जुलाई 2014 को ब्राज़ील के फोर्टालेजा में संपन्न हुआ था। ठीक है, और सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिम्फर और रोसेफ ने की थी और सम्मेलन की समाप्ति पर जो घोषणा जारी की गई थी उसे ही फोर्टालेजा जो है उद्घोषणा कहा गया और इसी घोषणा के तहत ब्रिक्स बैंक की स्थापना भी की गई। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। ठीक है, तो ये सूचित करती है आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। जीडीपी आप लोगों ने सोचा हुई है दोस्तों, किसी भी देश की जो है आप लोग की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी अगर हो रही है तो इस बात का क्या संकेत होता है। अगर जीडीपी के अनुपात में कमी आ रही है सॉरी, तो उसका मतलब यही है कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। इसके आधार पे हमारा जो है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग का यहाँ पर क्या दे रखा है, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। तो दोस्तों इसका कारण क्या, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रॉपिकल जो अक्षांश हैं और आपके दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में यहाँ पर चक्रवात जो है वो क्यों उत्पन्न नहीं होता है। तो फिलहाल फिफ्थ का जो आप लोग का राइट आंसर ये है, समुद्री पृष्ठों के जो ताप होते हैं वो निम्न होते हैं। जो समुद्री पृष्ठ होते हैं उनके ताप निम्न होते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय अक्षांशों यानी कि ट्रॉपिकल में वर्ष भर जो है तापमान एक समान बना रहता है। जो भी समुद्र के किनारे इलाके होते हैं वहां पर तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है, क्योंकि यहाँ जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है पृष्ठ जो ताप होता है इसमें कमी बनी रहती है। अतः दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में समुद्री पृष्ठों के तनाव निम्न रहते हैं, जिससे चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। चलिए बात करते हैं आज के 6th क्वेश्चन की। तो भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश जहां भारत के सर्वाधिक पूर्व में स्थित है, वहीं गुजरात जो है सबसे पश्चिम राज्य में के रूप में यहाँ पर स्थापित है। तो इस आधार पर हमारा जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूरब में है, गुजरात जो है आपका सबसे पश्चिम में है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है आप लोग को, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सिबल नहीं है। ओके, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा हम नीति निर्देशक जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें समाविष्ट हैं और ये तत्व जो है देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने से संबंधित हैं। न्याय योग्य नहीं होने के कारण इन तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आपका जो आंसर है, ये पहला और दोनों, जो पहला और दूसरा दोनों ही कथन दे रखे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है। इस आधार पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 8th क्वेश्चन में क्या रखा, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है कोयला उत्पादन। ठीक है, तो कोयला उत्पादन को यहाँ पर जो है सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क जो है इसलिए अनूठा है कि वह एक जो फ्लोटिंग होती है वनस्पति से युक्त स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर ये है आप लोग का केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। ये जो है आप लोग का मणिपुर राज्य के बिशनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व का एकमात्र ऐसा प्लावन अर्थात तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है जो कि लोकटक झील का एक भाग है और 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत यह पार्क जो है भारत के संकटग्रस्त संगई का एकमात्र निवास स्थान है। चलिए इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपका क्या दिया गया, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी कि NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिलहाल इसमें जो है कहा है केवल पहला वाला ही कथन सही है कि NIF जो है केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। ओके, तो इस आधार पर हमारा केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कृषि में नाइट्रोजनीकरण और उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का जो है क्या प्रभाव हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ये है आप लोग का, देखिए मिट्टी की अम्लता में वृद्धि हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है और जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें नाइट्रेट का जो है आपका निक्षालन यानी कि लीचिंग हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का इस आधार पर आप लोग का आंसर आएगा केवल सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ये। ओके, इसका दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि प्रकृति में जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन्ट एंड फ्लोरा साइट्स। ठीक है, इस संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। ये जो है आप लोग का इसका जो आंसर है ये है आप लोग का सेकंड वाला जो आपको दे रखा है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और जो साइट्स है ये उन राज्यों पर वैध रूप से आवेदकर हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो केवल सेकंड और थर्ड वाले ही ऑप्शन होंगे। ठीक है,
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत यानी कि एफआरपी जो है निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो फिलहाल इसको जो अनुमोदित करता है ये है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। ठीक है, तो ये होती है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये बताना है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ तीर्थ स्थान और एक तरफ उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो कौन सा तीर्थ स्थान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो आप लोग का यहाँ पर आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ये आप लोग का केवल फर्स्ट पहला वाला ही सही है। ठीक है, श्रीशैलम जो है ये आप लोग का जो है नलमला पहाड़ियों में स्थित है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके संबंध में, ध्यान से सुनिएगा। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 232 किलोमीटर दक्षिण में कृष्णा नदी के किनारे नलमाला पहाड़ियों पर जो है श्रीशैलम स्थित है। यह एक धार्मिक स्थल है जहां पर भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रमराव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर स्थापित किया गया है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, और इसमें और भी बता देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मदाता नामक द्वीप पर स्थित ओंकेश्वर नाथ, ठीक है ना, ओंकेश्वर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह द्वीप जो है हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना हुआ है। और पुष्कर की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये स्थान जो है अजमेर जिले में स्थित है और यहाँ पर हिंदुओं का प्रख्यात तीर्थ स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर होगा ये केवल फर्स्ट वाला। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका इसमें ये है कि मदन मोहन मालवीय का संबंध जो है ये किन दलों से था। क्या आप लोग जानते हैं इनमें से कौन कौन से दल से वो संबंधित है। फिलहाल दोस्तों आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर है ये जो थे आप लोग के चारों, जो आपके चारों के चारों हैं इन सभी पार्टियों से संबंधित है जितने भी जल दिए गए, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर दोस्तों हिंदू महासभा, ये जो थे सभी से संबंधित है। इनका जो संबंध था सभी दलों से था। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी गतिविधियों को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिए। अतः ये जो पार्टी है लगभग 8 वर्षों तक गैर कानूनी रही है। तो इसके जो 8 वर्षीय अवधि थी ये क्या थी, क्या आप लोग जानते हैं ये 8 साल की जो अवधि थी वो कितने से कितने बीच की थी। तो फिलहाल आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 112 जो आपका दे रखा है यहाँ पर 1112 क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग का 1934 से लेकर 1942 तक का ये समय था। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कि मध्यम श्रेणी की भारतीय रियासतों के लिए एक मंच का कार्य करता था, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, कुछ आप लोग को पार्टीज दे रखी हैं, दल दे रखे हैं और इनको आप लोग को टाइम के अकॉर्डिंग जो है लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, इसके बाद हुई थी कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके बाद कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी और लास्ट में आई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फिलहाल ये चारों बिल्कुल सही दिए गए, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। दैट्स राइट। क्लियर है इतनी बात। ओके, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 15वां कि 1904 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक को जो है 6 वर्ष के लिए किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। तो फिलहाल दोस्तों ये जो जेल है वो है यरवदा। तो ये थी दोस्तों आप लोग की यरवदा जेल जो कि आपकी पुणे में स्थित है। कहां पर, ये आपकी पुणे में है। क्लियर इतनी बात। ओके, तो चलिए दोस्तों अगला एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। यद्यपि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं श्रीमान महात्मा गांधी जी जो कि कांग्रेस के आजीवन सदस्य रहे, परंतु दोस्तों उन्हें किसी परिस्थितिवश जो है उन्होंने इसकी सदस्यता से जो है 2 बार त्यागपत्र दिया था। आप लोग इस बात से परिचित होंगे कि इन्होंने जो है इससे जो है 2 बार त्यागपत्र दिया था। तो इन्होंने वो किस साल दिया था, क्या आप लोग उस टाइम को जानते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 साल दिए गए, इनमें से कौन से आपका आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए फिलहाल आपको बता देते कि इन्होंने तो पहली बार त्यागपत्र दिया था, ये दिया था 1925 में। ठीक है,
और दूसरी बार जो उन्होंने त्यागपत्र दिया था ये दिया था 1930 में। इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का ये आएगा सी वाला। चलिए बात करते हैं, हमारा देख सकते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है 17 में, निम्नलिखित में से किस वायसराय का संबंध जो है ब्रेक डाउन प्लान से था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है ये है लॉर्ड वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, निम्नलिखित में से इसमें से कौन संबंधित थे। तो फिलहाल आपको बता दें इसमें जो थे कौन कौन से व्यक्ति इसमें संबंधित थे। तो इसमें जो थे आपके गौरी शंकर मिश्र जी, ठीक है, बाबा रामचंद्र जी और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी इसमें संबंधित थे। जो आप लोग की 1920 में जो अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो इसमें आप लोग की गौरी शंकर मिश्र, बाबा रामचंद्र जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसमें जो थे संबंधित थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 1931 में अध्यक्ष कौन था। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, आज का लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन जो है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो आरंभ हुआ था आपको बता दें, ये जो आपका स्टार्ट हुआ था 1901 से हुआ था, ठीक है, 1901 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज आप लोग के साथ डिस्कस किए हैं, इनको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सॉरी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए नमस्कार।